The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के इस कोर्स के अंदर सबसे पहले मैंने आपके साथ सिलेबस डिस्कस किया कि आखिर आपका ऑफिशियल सिलेबस क्या है CSIR नेट का। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आखिर किस तरीके से हम इस YouTube चैनल के ऊपर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को कंप्लीट करने वाले हैं। स्टार्टिंग के अंदर हम लोगों ने पढ़ा एक चार्ट जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि किस रेंज के रेडिएशन से कौन से ट्रांजिशन होते हैं और उस ट्रांजिशन से आप लोग कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हो। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमने स्टार्ट किया था और रिजिड रोटर मॉलिक्यूल के लिए और नॉन रिजिड रोटर मॉलिक्यूल के लिए आप लोग रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ चुके हो। उसके बाद हम लोगों ने वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टार्ट किया था और लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको एनहार्मोनिक मोशन का जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि आखिर आपकी बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या होती है फॉर वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी इन केस ऑफ एनहार्मोनिक ऑक्सीलेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को, लेकिन उससे पहले इंट्रो। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 13 of molecular spectroscopy. अगर previous lectures नहीं देखे हैं तो ये lecture समझ में नहीं आने वाला है, मत देखो, पहले जाकर previous lectures देख लो। देखने के लिए कुछ नहीं करना है, RJ Academy के YouTube चैनल के ऊपर जाना है, वहाँ पर आपको playlist सेक्शन में अलग से देखने को मिलेगी playlist molecular spectroscopy की। बिल्कुल स्टार्टिंग से ऑन करोगे तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको जाते जाते एक इंट्रोडक्शन दिया था कि आखिर एनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर क्या होता है और कैसे वो मोर्स एक्सप्रेशन से आप लोग उसे डिफाइन कर सकते हो। अब वो मोर्स का पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम आपने बनाया था, उसके लिए आपने यूज की थी मोर्स की इक्वेशन। तो वो इक्वेशन कहां से आई होगी? ऑफ कोर्स क्वांटम केमिस्ट्री से ही आई होगी। सब कुछ आपकी चीजें जो है वो वहीं से ही आती है। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि एनर्जी लेवल्स इन एन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए आप लोग पढ़ चुके थे, आपका E0 E1 E2 सबके बीच में गैप क्या था? सेम था, ओमेगा ई था, ओमेगा ई था, ओमेगा ई था। सबकी एनर्जी आपके पास क्या हो जाती थी? एन ओमेगा ई हो जाती थी। आप लोग सारी चीजें उसके लिए पढ़ चुके हो। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स भी आप लोगों ने वहां पर फॉर्मूला याद कर लिया था। वो सब चीजें पढ़ेंगे हम लोग किसके लिए? अब एन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास एनर्जी का एक्सप्रेशन होना चाहिए। वहां पर आपके पास एक्सप्रेशन क्या था? En इज इक्वल टू था n+1/2 इनटू में h न्यू। तो ये एक्सप्रेशन आपने कहां से लिया था? आपने लिया था क्वांटम केमिस्ट्री से। तो अब यहां पर भी हमें एक्सप्रेशन चाहिए, कहां से लेंगे? वापस से क्वांटम केमिस्ट्री से ही लेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा हुआ है व्हेन वी यूज मोर्स पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन इन अप्रोक्सीमेशन मेथड जनरली परटर्बेशन इज डन इन श्रोडिंगर इक्वेशन। सब कुछ क्वांटम केमिस्ट्री से ही आया था, श्रोडिंगर इक्वेशन से ही आप लोग क्या निकालते हो? एनर्जी एक्सप्रेशन से निकालते हो। तो आप लोगों ने क्या किया था? आइडियल सिस्टम के लिए क्या किया था? पहले अपने SHO मॉडल को पढ़ा, वहां से आपने अपने एनर्जी एक्सप्रेशन को निकाल लिया। अब क्या करते हो? उसके अंदर आप लोग परटर्बेशन करते हो, अपनी श्रोडिंगर इक्वेशन के अंदर क्या करते हो? परटर्बेशन करते हो। वहां से आप लोग एक और एनर्जी एक्सप्रेशन निकालते हो। प्रूफ पढ़ते हैं क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में डायरेक्टली हम लोग उसको क्या करने वाले हैं? यूज करने वाले हैं। एक्सप्रेशन क्या बनेगा? En इज इक्वल टू n+1/2 इनटू में h न्यू। तो इतना तो आपके पास क्या है? सेम है जो आपके पास पहले था हार्मोनिक के लिए। कुछ यहां पर एक्स्ट्रा क्या हो गया? ऐड हो गया, माइनस ऑफ n+1/2 का होल स्क्वायर इनटू में h न्यू इनटू में xe। अब ये xe यहां पर एक नई टर्म आई जिसे आप लोग क्या बोलते हो? एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट बोलते हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? h न्यू अपॉन में 4de। de क्या है? डिसोसिएशन एनर्जी है, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बता दिया था। तो ये आपके पास बन जाएगा एनर्जी का एक्सप्रेशन। ये लिखा हुआ है मैंने जूल की फॉर्म के अंदर, राइट। लेकिन मैंने आपको कहा था कि आप लोग वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को जनरली सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर पढ़ते हो। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो? अपने एक्सप्रेशन को सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर भी लिख लो। लिखना मैंने आपको सिखा रखा है कैसे आप लोग जूल से यहां पर कन्वर्ट करते हो। तो मैं यहां पर डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहा हूं। अबव इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज, मैंने लिख दिया आपके पास एनर्जी एक्सप्रेशन इन सेंटीमीटर इनवर्स। क्या बन जाएगा? n+1/2 इनटू में वेव नंबर माइनस n+1/2 का होल स्क्वायर वेव नंबर इनटू में xe। यहां पर भी क्या लगाओगे आप लोग? एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट लगाओगे। किसके बराबर होता है? h न्यू अपॉन में 4de के बराबर होता है। फॉर्मूले आप लोग प्लीज याद रखना क्योंकि इनकी आपको जरूरत पड़ेगी। कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं सभी चीजें मैं आपको कराऊंगा
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे हैं इस टॉपिक से, और फॉर्मूले आपको सारे के सारे याद होने चाहिए। एक भी फॉर्मूला भूल जाओगे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, सारे के सारे फॉर्मूले आपको यहाँ पर याद होने चाहिए। उसके बाद मैंने कहा था कि आप लोग यहाँ पर म्यू बार को क्या लिख सकते हो, ओमेगा ई लिख सकते हो। सिर्फ और सिर्फ क्या है, अलग नोटेशन है, बाकी सब चीजें सेम ही सेम है। तो क्या लिख दोगे आप लोग यहाँ पर, ई एन क्या बन जाएगा आपका n+1/2 इंटू में ओमेगा ई माइनस n+1/2 का होल स्क्वायर इंटू में ओमेगा ई एक्सी। और जनरली इस फॉर्म के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते, तो ये फॉर्म आपको याद करनी है। अगर आपको ये वाली फॉर्म याद है तो ऑटोमेटिकली ये वाली फॉर्म भी याद है, और आपको सेंटीमीटर इनवर्स से आपको जूल के अंदर कन्वर्ट करना आता है तो आपको ये वाली फॉर्म भी याद है। इसको आप लोग सेकंड इनवर्स की फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको सारे के सारे यूनिट कन्वर्जन मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो यहां पर आप जो अपना जो एक्सी है इसको आप लोग ओमेगा ई की टर्म के अंदर भी लिख सकते हो। क्या बन जाएगा, ओमेगा ई अपॉन में 4 बन जाएगा। यहां पर फॉर्मूला था आपके पास एच न्यू अपॉन में क्या 4 यहां पर जो आपके पास एच न्यू है इसकी यूनिट क्या होगी, यानी कि आपके पास जूल होगी। तो अगर ये ऊपर जूल में है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, आपके पास जूल ही होना चाहिए। इसका मतलब डिफ्यूजन एनर्जी यहां पर किसके अंदर है, जूल के अंदर है। लेकिन अगर आपको डिफ्यूजन एनर्जी सेंटीमीटर इनवर्स में गिवन होगी तो ऊपर भी आप लोग क्या लोगे, वेव नंबर ही लोगे, यानी कि आप लोग क्या लोगे, ओमेगा ई ही लोगे। ओमेगा ई की वैल्यू बहुत ही छोटी होती है, 0.00 समथिंग निकल कर आएगी। जब आप लोग न्यूमेरिकल्स देखोगे तो वहां पर देखोगे आपके पास जो एक्सी है इसकी वैल्यू जब गिवन होगी तब भी बहुत छोटी होगी, 0.003 कर 0.002 कर, या फिर जब आप लोग इसे कैलकुलेट करोगे तब भी इसकी वैल्यू बहुत छोटी निकल कर आने वाली है। तो बहुत छोटा नंबर होता है, इसीलिए ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा एनर्जी के एक्सप्रेशन के ऊपर। ये नंबर बहुत छोटा हो जाएगा तो यहां पर इस पूरे के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये आपके पास क्या है, पूरा की पूरा आइडियल सिस्टम के लिए एनर्जी का एक्सप्रेशन है। तो रोटेशन के अंदर भी एक टर्म एक्स्ट्रा आई थी, यहां पर भी क्या आ गई, एक टर्म एक्स्ट्रा आ गई। और इस एक टर्म एक्स्ट्रा आने की वजह से क्या हो जाएगा, आपके सारे के सारे जो आपके पास एनर्जी लेवल्स हैं उनके अंदर चेंज आ जाएगा, वहां पर एक आपके पास एक नया एक्सप्रेशन निकल कर आ जाएगा। तो उनको भी जरा याद कर लेते हैं, कुछ भी मुश्किल आपके पास यहां पर नहीं है। मैं लेकर चल रहा हूं अब सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर एनर्जी का एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन की हेल्प से मैं लिख सकता हूं कि आपका E0 क्या है, क्या हो जाएगा, n की जगह 0 पुट करो, 0 + 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू में ओमेगा ई माइनस 1/4 इंटू में ओमेगा ई एक्सी। लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर E0, फिर मैंने लिखा हुआ है E1, फिर मैंने लिखा हुआ है E2, फिर मैंने क्या लिखा हुआ है E3। इन सभी को आप लोग अपनी नोटबुक के अंदर लिखकर देखिए और साथ साथ नोट्स जरूर बनाते रहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप लोग यहाँ पर इन दोनों एनर्जी लेवल्स का गैप देखोगे तो क्या करते हो आप लोग, E1 माइनस का E0 क्या बन जाएगा, ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्सी। अगर आप लोग देखोगे E2 माइनस का E1 क्या बन जाएगा, ओमेगा ई माइनस 4 ओमेगा ई एक्सी। फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा, E3 माइनस का E2 ओमेगा ई माइनस का 6 ओमेगा ई एक्सी। यानी कि यहाँ पर एक पैटर्न जनरेट हो रहा है। और पैटर्न कैसे जनरेट हो रहा है, अगर आप लोग यहाँ पर चेक कर रहे हो E1 माइनस का E0, तो जो यहाँ पर आपके पास 1 है इसका डबल कर दो, यानी कि 1 इंटू में 2 कर दो, क्या बन जाएगा आपके पास 2 बन जाएगा। और इस 2 को ओमेगा ई एक्सी के साथ लगाकर क्या कर दो, साथ में माइनस कर दो। ओमेगा ई तो आपके पास वहां पर था, कहां पर, आइडियल सिस्टम के अंदर भी। तो यहां पर हमने क्या माइनस किया है, जो भी आपके पास यहां पर अपर क्वांटम नंबर है उसको डबल करके ओमेगा ई एक्सी यहां पर साथ में लगा दो। यहां पर क्या है, E2 माइनस का E1 है, बड़ा नंबर क्या है 2 है, तो इस 2 को डबल कर 2 से मल्टीप्लाई कर क्या कर दो आप लोग, 4 आ जाएगा, 4 को ओमेगा ई इंटू में एक्सी कर दो। तो यहां पर आपके पास फॉर्मूला सा बन रहा है कि जो आपके पास क्वांटम नंबर बड़ा है इसको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, डबल करना है। जो वैल्यू आएगी उसके साथ ओमेगा ई एक्सी लगाकर सबट्रैक्ट कर दो आइडियल वाले सिस्टम के अंदर। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला बनाएंगे। उससे पहले आप लोग एक बार ये देख लो कि आखिर एनर्जी लेवल्स आपको दिखेंगे कैसे हार्मोनिक और एन हार्मोनिक के केस के अंदर। तो हार्मोनिक आप लोग पढ़कर आ चुके हो। आप लोग क्या बनाते थे, आप लोग बनाते थे E0, E1, E2, E3, E4। एक्सप्रेशन क्या था, E = n+1/2 इंटू में ओमेगा ई। कैसे निकाल सकते हो, E0 क्या हो जाएगा, हाफ ओमेगा ई, क्या हो जाएगा 3/2 ओमेगा ई, क्या हो जाएगा 5/2 ओमेगा ई। और जब आप लोग इनके बीच का डिफरेंस देखोगे तो वो आपके पास ओमेगा ई ओमेगा ई ओमेगा ई के बराबर निकल कर आएगा। तो स्पेक्ट्रा जब ड्रॉ करोगे तो लाइंस के बीच में जो गैप है वो कैसे निकल कर आने वाला है, सेम निकल कर आने वाला है। लेकिन जैसे ही आप लोग एन हार्मोनिक के अंदर शिफ्ट होते हो तो ये जो आपके पास गैप है धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, जैसा कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर भी हुआ था। सेम उसी तरीके से यहां पर भी डिक्रीज होगा। स्टार्टिंग में डिफरेंस क्या आया था, ओमेगा ई माइनस का 2 ओमेगा ई एक्स, यहां पर माइनस क्या हो रहा है 4 ओमेगा ई एक्स, यहां पर क्या हो रहा है 6 ओमेगा ई एक्स, यहां पर क्या हो रहा है 8 ओमेगा ई एक्स, और ऐसे ही चलता रहेगा। यानी कि जैसे जैसे आप लोग एन की वैल्यू को इंक्रीज करोगे आपका जो डेल्टा ई है एन और n+1 के ट्रांजिशन के लिए क्या होता रहेगा, वो डिक्रीज होता रहेगा। लेकिन आप लोग बात कर रहे थे हार्मोनिक मोशन की, तो वहां पर n के इंक्रीज होने से आपका डेल्टा ई n to n+1 क्या था, फिक्स था। लेकिन यहां पर क्या होगा, आपका जो है वो गैप जो है वो डिक्रीज होता रहेगा। तो कुछ नई बात नहीं है, बिल्कुल आपके पास सेम वही वाली बातें हैं। सेम वहां पर एक फॉर्मूला हमने याद किया था कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स क्या होता है। तो अभी
अभी आपने देखा है कि जो आपके पास यहाँ पर हाइयर क्वांटम नंबर होता है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ ओमेगा ई एक्सी को मल्टीप्लाई कर कर अपने आइडियल वाले से सब्ट्रैक्ट कर दो। वो आपके पास क्या बन जाएगा, जनरल एक्सप्रेशन बन जाएगा, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स। दोबारा सुन लो मैंने क्या बोला है, जो यहाँ पर बड़ा क्वांटम नंबर है इसको आपको क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको आप लोग क्या करो ओमेगा ई एक्सी से मल्टीप्लाई कर दो और अपने आइडियल वाले सिस्टम से क्या कर दो माइनस कर दो। यानी कि अगर वो आपसे एकदम से पूछ लेता है E9 माइनस का E8 तो सबसे पहले देखिए कि क्या आपके पास ये एनर्जी लेवल सक्सेसिव हैं, तो हाँ सक्सेसिव है। तो जो बड़े वाला है इसको क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 2 में क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो जो भी नंबर निकलता है उसको ओमेगा ई एक्सी से मल्टीप्लाई करो और आइडियल वाले सिस्टम से माइनस कर दो, ये आपके पास पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा एनर्जी डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स। और ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस 100% है, यहाँ से हर साल क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आकर ये हो जाती है कि एज ऑल ट्रांजिशन डेल्टा एन इक्वल टू +-1 +-2 +-3 आर अलाउड व्हेन वाइब्रेशन मोशन इज स्टडीड अंडर एन हार्मोनिक मोशन, यानी कि रियल मॉडल के लिए, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ 0 to 1 ट्रांजिशन इज हाईली इंटेंस देन एनी अदर ट्रांजिशन बिकॉज ग्राउंड स्टेट इज हाईली पॉपुलेटेड। आपने जब ग्राफ देखा था n में n0 का, तब आपने वहां पर कहा था कि जो आपके पास ग्राउंड स्टेट है वो आपके पास हाईली पॉपुलेटेड है। अगर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वहां पर होगी तो सबसे ज्यादा ट्रांजिशन होने के चांसेस भी वहीं से होंगे। अगर आपके E0 स्टेट के अंदर पॉपुलेशन मैक्सिमम है तो n0 से ट्रांजिशन होने के चांसेस क्या है, बहुत ज्यादा है। यानी कि 0 से 1 के चांसेस होने के आपके पास क्या है, बहुत ज्यादा है। तो इसका जो ट्रांजिशन आपके पास वो क्या होने वाला है, सबसे ज्यादा इंटेंस होने वाला है। द वेव नंबर कोरस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन 0 से 2 0 से 3 इज ऑलमोस्ट 2 to 3 times respectively than the transition from 0 to 1 but not as intense as 0 to 1। आपको पता है कि 0 से 1 तो हो ही रहा है, साथ में 0 से 2 भी होगा, 0 से 3 भी होगा। 0 से 2 वाला 0 से 3 वाला ज़्यादा एनर्जी के ऊपर हो रहा है और साथ ही साथ वो ज़्यादा इंटेंस भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा उसको समझने के लिए आप लोग इस स्टेटमेंट को समझिए। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 2 to 3 टाइम रेस्पेक्टिवली और यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर नॉट एग्जैक्ट। ऐसा मैंने क्यों लिखा हुआ है, सबसे पहले आप लोग क्या देख लीजिए, अपने एनर्जी लेवल डायग्राम्स को देख लीजिए। यहाँ मैंने क्या बनाया हुआ है, सिंपल एसएचओ के लिए बनाया हुआ है, यानी कि हार्मोनिक मोशन के लिए बनाया हुआ है। आपका E0 है, E1 है, E2 है, E3 है, सबके बीच में गैप क्या होता है आपके पास, ओमेगा ई होता है। तो अगर ट्रांजिशन आपका हुआ E0 से E1 में तो ये आपके पास किस एनर्जी के ऊपर होगा, ओमेगा ई के ऊपर होगा। अगर आपका ट्रांजिशन हुआ E0 से E2 के केस के अंदर तो आपके पास कितने के ऊपर होता है, ये 2 ओमेगा ई के ऊपर होता, लेकिन होता नहीं है एसएचओ के केस के अंदर। लेकिन अगर होता तो वो 2 ओमेगा ई के ऊपर होता। अगर वो E0 से E3 के लिए होता तो वो कितने के ऊपर होता आपके पास, 3 ओमेगा ई के लिए होता। यानी कि स्टार्टिंग वाला ओमेगा ई के ऊपर हो रहा है, उसके बाद ये डबल हो गया यानी कि 2 टाइम्स हो गया, फिर ये क्या होगा आपके पास 3 टाइम्स हो गया। लेकिन एसएचओ के अंदर आपके पास ये वाला ट्रांजिशन होते नहीं है। अगर ये एग्जैक्टली होते तो वहां पर एग्जैक्टली 2 और 3 टाइम्स होते रेस्पेक्टिवली। लेकिन एन हार्मोनिक केस के अंदर आपका जो एनर्जी लेवल डायग्राम है वो कुछ इस टाइप का बनेगा। ये आपके पास क्या है, E0 है, आपके पास क्या है, E1 है, आपके पास क्या है, E2 है, ये आपके पास क्या है, E3 है। तो अगर आपका ट्रांजिशन E0 से E1 में हो रहा है तो वो किस एनर्जी के ऊपर आपके पास होगा, ओमेगा ई माइनस का 2 ओमेगा ई एक्सी के ऊपर होगा। लेकिन अगर आपका ट्रांजिशन E0 से कहां हो रहा है, E2 के ऊपर हो रहा है, तो आपको पूरी की पूरी जो एनर्जी है ये इस ट्रांजिशन के ऊपर, इस एनर्जी के ऊपर आपके पास क्या होने वाला है, ट्रांजिशन होने वाला है। और पूरा कितना निकल कर आएगा आपके पास, ओमेगा ई माइनस का 2 ओमेगा ई एक्सी के अंदर क्या ऐड कर लो आप लोग, प्लस कर लो, ऐड कर लो, जो आपके पास ये वाला डिफरेंस है कितना है आपके पास, ये ओमेगा ई माइनस का 4 ओमेगा ई एक्सी। तो कितना बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 2 ओमेगा ई माइनस का 6 ओमेगा ई एक्सी आपके पास बन जाएगा। लेकिन ये जो आपके पास नंबर निकल कर आया है ये आपके पास इसका एग्जैक्ट डबल नहीं है, कुछ इससे कम है। उसी तरीके से आप लोग और आगे जाओगे तो वो उससे और कम आ जाएगा, लेकिन ज्यादा कम नहीं आएगा। जो आपके पास एक्सी की वैल्यू क्या होती है, बहुत छोटी होती है। इसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट एग्जैक्ट। एग्जैक्टली 2 टाइम और 3 टाइम होगा एसएचओ के केस के अंदर, लेकिन आपके एन हार्मोनिक के केस के अंदर वो एग्जैक्ट 2 और 3 टाइम्स नहीं होगा, लेकिन समथिंग अराउंड वो उतना ही होगा। यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपके पास सेकंड वाली पीक होगी n इक्वल टू 0 से n इक्वल टू 2 के लिए या फिर n इक्वल टू 3 के लिए, इसकी जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा निकल कर नहीं आती। जो आपके पास सिर्फ और सिर्फ E0 से E1 का ट्रांजिशन होगा उसकी जो इंटेंसिटी है वो आपके पास सबसे ज्यादा होती है। और क्योंकि आपके पास 0 से 1 वाली इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, फंडामेंटल बैंड बोलते हैं। ये बैंड कैसा होता है,
है, मोस्ट इंटेंस होता है। तो 0 से 1 वाला क्या होगा, मोस्ट इंटेंस होगा, क्या बोलूंगा इसे मैं, फंडामेंटल बैंड बोलूंगा। लेकिन जो आपके पास बाकी ट्रांजिशन हो रहे हैं वो आपके पास होंगे तो सही, तो उससे आप लोग क्या बोलते हो, अगर 0 से 2 गए तो क्या बोलोगे, फर्स्ट ओवरटोन बोलोगे, 0 से 3 गए तो क्या बोलोगे, सेकंड ओवरटोन बोलोगे, 0 से 4 गए तो क्या बोलोगे, थर्ड ओवरटोन बोलोगे। तो सबसे पहली बात तो यह कि आपके पास जितने भी ओवरटोन्स होते हैं इनकी इंटेंसिटी आपके पास फंडामेंटल बैंड से क्या होने वाली है, कम होने ही वाली है। अब आगे चलते हैं और कुछ याद करते हैं फॉर्मुलेज एनर्जी डिफरेंस फॉर ओवरटोन्स, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक जो फॉर्मुला याद किया किसके लिए याद किया है, En+1 माइनस का En, लेकिन आपके पास ट्रांजिशन कैसे हो रहे हैं, 0 से 2 भी हो रहा है, 0 से 3 भी हो रहा है, 0 से 4 भी हो रहा है, यानी कि 0 से n भी होगा। तो अब हम लोग एक फॉर्मुला याद कर लेते हैं En माइनस का E0, आखिर इसका फॉर्मुला आपके पास क्या निकल कर आएगा। तो आपको पता है कि जो आपका फंडामेंटल बैंड होता है कितने के ऊपर होता है, E1 से कहाँ होगा, 0 से 1 के लिए होगा। इसके आपके पास क्या निकल कर आई थी एनर्जी, ओमेगा ई माइनस की 2 ओमेगा ई एक्सी निकल कर आई थी। मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है, खोल के मैंने लिखा हुआ है। ये मैंने लिखा हुआ है कि आपके पास E1 क्या है, ये मैंने लिखा हुआ है E0 क्या है, फिर मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया जनरल में क्या निकल कर आएगा, ये ओमेगा ई माइनस का 2 ओमेगा ई एक्सी आपके पास निकल कर आएगा। उसके बाद अगर आप लोग निकालोगे फर्स्ट ओवरटोन की एनर्जी, यानी कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, 0 से 2 के लिए जा रहे हो, क्या निकलेगी एनर्जी, E2 माइनस का E0 निकलेगी। E2 की वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट किया हुआ है, यहाँ पर मैंने E0 की वैल्यू को पुट किया हुआ है, आपके पास निकल कर आ जाएगा 2 ओमेगा ई माइनस का 6 ओमेगा ई एक्सी। फिर आप लोग देखोगे सेकंड ओवरटोन की, तो यहाँ पर कैसे करते हो आप लोग, 0 से 3 के लिए जाओगे, यानी कि E3 माइनस का E0 देखोगे, E3 की वैल्यू को पुट करोगे, E0 की वैल्यू को पुट करोगे, आपके पास निकल जाएगा 3 ओमेगा ई माइनस का 12 ओमेगा ई एक्सी। तो यहाँ पर भी एक पैटर्न जनरेट हो रहा है, इस पैटर्न को पहले समझते हैं, उसके बाद अपने फॉर्मूले को भी हम लोग यहाँ पर याद कर लेंगे। पैटर्न क्या है देखिए, यहाँ पर आपके पास क्या है, E3 माइनस का E0 है, तो यहाँ पर आपके पास क्या होने वाला है, En माइनस का E0 होने वाला है। इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आपके पास यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या कर दिया आपने, 3 ओमेगा ई कर दिया, यहाँ पर क्या है 12 है, यानी कि आपने क्या किया, 3 को मल्टीप्लाई किया 4 से, जो नंबर आया उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया ओमेगा ई एक्सी से। तो ये आपने बात कर ली सेकंड ओवरटोन की। अब बात करते हैं फर्स्ट ओवरटोन की। यहाँ पर पास बड़ा नंबर क्या था, 2 था, तो आपने यहाँ पर क्या किया है, 2 को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई किया है, यानी कि क्या निकल कर आएगा, 6 निकल कर आएगा। 6 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया ओमेगा ई एक्सी से, और क्योंकि यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, 2 ओमेगा ई कर दिया। तो सिंपल सी बात है, अगर आप लोग यहाँ पर निकालने वाले हो En माइनस का E0, तो सबसे पहले यहाँ पर n है तो क्या कर लो आप लोग, n ओमेगा ई लिख लो, उसके बाद माइनस कर दो। आपके यहाँ पर पास n है आपके पास, तो क्या करोगे आप लोग, n+1 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर 3 था तो 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 था तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 होगा तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 होगा तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर n होगा तो आपको n+1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मूला बन जाएगा En माइनस का E0 इज इक्वल टू n ओमेगा ई माइनस का n इंटू में n+1 ओमेगा ई एक्सी। इससे पहले जो फॉर्मूला याद किया था वो आपके पास था En+1 माइनस का En, ये था सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स के लिए, ये आपके पास किसके लिए है, ओवरटोन्स के लिए। तो ओवरटोन्स के लिए अलग फॉर्मूला है, सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स के लिए आपके पास अलग फॉर्मूला है। किसके लिए, सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स, ये किसके लिए, ओवरटोन्स। तो फॉर्मूले के अंदर कंफ्यूज मत होना, जो फॉर्मूला जिसका है उसको उसी के लिए ही अप्लाई करना। अगर उसने बोला होगा कि आपको थर्ड ओवरटोन की एनर्जी दी है, इसका मतलब सबसे पहले देखिए कि आखिर आपके पास थर्ड ओवरटोन क्या होगा। तो सबसे पहली बात है कि 0 से 2 आपके पास क्या होता है, फर्स्ट ओवरटोन होता है। फिर 0 से 3 आपके पास क्या होगा, सेकंड ओवरटोन होगा। इसी तरीके से आपके पास थर्ड ओवरटोन क्या होगा, आपके पास 0 से 4 वाला क्या होगा, थर्ड ओवरटोन होगा। तो थर्ड ओवरटोन का जो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, E4 माइनस का E0 बन जाएगा। तो इसको निकालने के लिए आप लोग यहाँ पर इसी फॉर्मूले को यूज करोगे, ना कि आप लोग इस फॉर्मूले को यूज करोगे। यहाँ पर ये जो एनर्जी लेवल्स हैं 4 और 0, ये सक्सेसिव नहीं है। तो सक्सेसिव वाला फॉर्मूला तभी यूज करना जब सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स हो, और ये वाला फॉर्मूला तभी यूज करना जब क्या गिवन हो, आपको ओवरटोन्स गिवन हो। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है इन फंक्शंस के अंदर। तो क्या क्या आपको याद करना है, हार्मोनिक के केस के अंदर अगर आप निकालते हो En+1 माइनस का En, यानी कि सक्सेसिव एनर्जी लेवल के बीच में आपके पास गैप, तो वो कांस्टेंट होता है, किसके बराबर होता है, ओमेगा ई के बराबर होता है। लेकिन एन हार्मोनिक के अंदर आपके पास यहाँ पर एक टर्म ऐड हो जाती है, जो आपके पास यहाँ पर बड़ा क्वांटम नंबर होता है उसको आपको डबल कर ओमेगा ई एक्सी को मल्टीप्लाई कर यहाँ से माइनस करना होता है। उसके बाद अगर आप लोग देखोगे En माइनस का E0 यानी कि ओवरटोन्स देखोगे, जो कि कहां पर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एन हार्मोनिक के अंदर ही होते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n ओमेगा ई माइनस n इंटू में n+1 ओमेगा ई एक्सी। और अगर आपके ओवरटोन्स हार्मोनिक के अंदर हो रहे होते तो फॉर्मूला कुछ इस टाइप का आता, En माइनस का E0 इक्वल टू n ओमेगा ई। तो इतना जो पार्ट है किसके लिए, आपके पास ये आइडियल के लिए पार्ट है। इस वाले पार्ट के अंदर जो आपने लिखा है भी हार्मोनिक के अंदर, तो ये जो स्टार्टिंग वाली चीज है किसके लिए आपके पास, ये चीज आपके पास आइडियल वाले केस के लिए ही है। उसके बाद ये टर्म और ये टर्म यहाँ पर क्या हो गई आपके पास ऐड हो जाती है। तो अभी तक आपने कहा कि जो आपकी ग्राउंड स्टेट है वो क्या है, सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है, तो वहीं से आपके पास क्या होने वाले हैं, ट्रांजिशन होने वाले हैं। अगर आपके पास
पास एनर्जी लेवल्स कुछ इस टाइप के, और आप कह रहे हो कि आपके पास सारी की सारी पॉपुलेशन, यानी कि जो आपके पास एक स्टेट जिसके सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वो कौन सी आपके पास ग्राउंड स्टेट होती है, तो आपके पास जो यहाँ से ट्रांजिशन होंगे ये आपके पास क्या होते हैं, ज़्यादा इंटेंस होते हैं। तो ये क्या आपके पास n=0 है, n=1 है, n=2 है, n=3 है, n=4 है, राइट। तो आप कह रहे हो कि 0 से 1 तो होता है और सबसे ज़्यादा इंटेंस होता है, उसके बाद 0 से 2 भी आपने पढ़ लिया, 0 से 3 भी आपने पढ़ लिया और 0 से 4 भी आपने पढ़ लिया। लेकिन अगर आप लोग कुछ ऐसा चेंज कर दो जिसकी वजह से जो आपके पार्टिकल हैं ये n=0 की बजाय कहाँ पहुँच जाए, n=1 के अंदर पहुँच जाए। और अगर ये आपके पास n=1 के अंदर पहुँच जाएंगे तो जब यहाँ से ट्रांजिशन होगा n=1 से 2 के अंदर या फिर n=1 से 3 के अंदर, तो इनको आप लोग क्या बोलते हो, हॉट बैंड बोलते हो। हॉट बैंड क्यों बोलोगे, क्योंकि अगर आपको अपने मॉलिक्यूल्स को n=0 से n=1 के अंदर एक्साइट करना है तो आपको सिस्टम का टेम्परेचर रेज करना ही पड़ेगा। आप हमेशा बोलते हो कि अगर आपके स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर कूलिंग गैस होगी तो उसके चलते आपके पास जो नीचे वाली ग्राउंड स्टेट होती है उसके अंदर क्या हो जाती है, पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है, आपको ज़्यादा ट्रांजिशन देखेंगे, आपका स्पेक्ट्रा अच्छा निकल कर आएगा। लेकिन अब हमें ज़रूरत है कि आप अपने पॉपुलेशन को क्या करो, ऊपर वाली स्टेट के अंदर क्या कर दो, ज़्यादा कर दो। तो ज़्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को रेज करना पड़ेगा। तो यही चीज़ें मैंने यहाँ पर अब लिखी हुई है। इफ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज रेज्ड देन वी गेट एडिशनल बैंड अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल बैंड एंड ओवरटोन एंड दीज बैंड्स आर नोन एज हॉट बैंड। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हॉट बैंड भी, और इसके भी आपको एक्सप्रेशन याद करने पड़ेंगे। बिकॉज दीज बैंड्स आर ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग द सैंपल और वी कैन से द रेजिंग द टेम्परेचर। दीज बैंड ओरिजिनेट्स बिकॉज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज ए कंसिडरेबल नंबर ऑफ सिस्टम अप्रोच एट द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फ्रॉम वेयर ट्रांजिशन में अकर। जब भी मैंने आपको अभी बताया है कि जैसे ही आप लोग अपने सिस्टम के टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो जो आपके पार्टिकल होते हैं लोअर स्टेट के अंदर कहाँ चले जाएंगे, ये आपके पास यहाँ पर चले जाएंगे और आपके पास ट्रांजिशन जो है वो यहाँ से भी होने स्टार्ट हो जाएंगी। और इन ट्रांजिशन आप लोग क्या बोलने वाले हो, हॉट बैंड्स बोलने वाले हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ n=1 के अंदर जाएंगे, वो यहाँ से और भी ऊपर जा सकते हैं और यहाँ से भी आपके पास क्या होते हैं, ट्रांजिशन हो सकते हैं। आप लोग क्या बोलोगे, और सेकंड हॉट बैंड बोलना शुरू कर दोगे। तो इस तरीके से आप लोग अपने हॉट बैंड को भी क्लासीफाई कर सकते हो। कैसे कैसे आप लोगों ने क्लासीफाई कर सकते हो वो सब चीज़ें मैंने अब यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया हुआ है कि कौन कौन से आपके पास यहाँ पर बैंड होते हैं। हेडिंग लिखी हुई है ऑल टाइप ऑफ बैंड्स इन स्पेक्ट्रा। तो आपके पास एनर्जी लेवल डायग्राम है, ये मैंने बनाया हुआ है एन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, मैं बनाया हुआ है n=0 के लिए, n=1 के लिए, n=4 के लिए, n=3 के लिए और n=4 के लिए। और डायग्राम को बनाते हुए मैंने जानबूझकर इनके बीच का जो गैप है वो ऐसा रखा है कि आपको दिखे कि ये गैप डिक्रीज होता हुआ जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि एन हार्मोनिक के केस के अंदर जैसे जैसे आप लोग एन की वैल्यू को इंक्रीज करोगे आपका डेल्टा ई जो है वो डिक्रीज होता हुआ चाहता है। तो आप लोग यहाँ पर इसको इसी तरीके से बिल्कुल बनाकर रखो। सबसे पहले आता है आपके पास फंडामेंटल बैंड, क्योंकि आपके पास यहाँ पर जो ग्राउंड स्टेट है इसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होती है, तो यहाँ से आपके पास क्या होते हैं, ट्रांजिशन होते हैं। अगर आपके पास पहले मैंने यहाँ पर दिखाया फंडामेंटल बैंड, यानी कि आप लोग कहाँ से कहाँ गए हो, n0 से कहाँ चले गए, आप लोग n1 के अंदर चले गए हो, तो इसको आप लोग क्या बोलते हो, फंडामेंटल बैंड बोलते हो। लेकिन अगर आपके पास ट्रांजिशन हो जाता है n=0 से कहाँ पर, n=2 में, जो मैंने आपको दिखा रखा है यहाँ पर, इसे आप लोग क्या बोलोगे, फर्स्ट ओवरटोन बोलोगे। फर्स्ट ओवरटोन कहाँ से कहाँ तक होता है, n=0 से कहाँ गए हो, n=2 के अंदर चले गो। उसके बाद अगर आप लोग n=0 से कहाँ चले जाओगे, n=3 में चले जाओगे, इसे आप लोग क्या बोलोगे, सेकंड ओवरटोन बोलोगे। और फिर क्या जाएगा, थर्ड ओवरटोन, फिर क्या आएगा, फोर्थ ओवरटोन। ऐसे ही आप लोग चीज़ों को आगे पढ़ते हुए चले जाओगे। लेकिन अगर आप लोगों ने सिस्टम के टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो ये पॉपुलेशन जो है, कुछ पॉपुलेशन आपके पास यहाँ पर आ जाएगी, इस वाली स्टेट के अंदर आ जाएगी। और जब आपके पास यहाँ से एक फंडामेंटल बैंड जनरेट होगा, यानी कि जब इस वाले लेवल का, यानी कि यहाँ पर जब डेल्टा n क्या होगा, +-1 होगा, यहाँ से कहाँ जाओगे, आप लोग ऊपर की तरफ जाओगे, सिर्फ और सिर्फ एक क्वांटम नंबर, इसे आप लोग क्या बोलते हो, फर्स्ट हॉट बैंड बोलते हो। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को याद रखना है। उसके बाद आपने फिर से टेम्परेचर को रेज करे तो आप लोग क्या बोलोगे, यहाँ पर आगे ये आपके पास क्या हो जाएंगे, पार्टिकल्स यहाँ पर चल जाएंगे, इसे आप लोग क्या बोलोगे, सेकेंड हॉट बैंड बोलोगे। अब यहाँ पर एक ट्रांजिशन और हो सकता है, मान लीजिए कि आपके पास मॉलिक्यूल जो है वो कहाँ पर आ गए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर आ गए। अगर वो यहाँ से यहाँ पर जाते हैं क्या बोलते हो आप लोग, फर्स्ट हॉट बैंड बोलते हो। लेकिन अगर आपके पास आपके जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ से सीधा कहाँ चले जाते हैं, n=3 में चले जाते हैं, ट्रांजिशन आपके पास कैसा हो गया, ये n=1 से कहाँ चले गए हो, n=3 में चले गए हो। क्योंकि यहाँ पर भी आपके पास जो डेल्टा n +-1 है ये भी अलाउड है, +-2 है ये भी अलाउड है, +-3 है जो ये भी अलाउड है। तो इस ट्रांजिशन को आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हो इस चीज़ को, जब आप लोग n=0 से कहाँ जा रहे हो, 2 में जा रहे हो, तो इसको क्या बोलते हो आप लोग, फर्स्ट ओवरटोन बोलते हो। तो यहाँ पर आप लोग इसे एक नया टर्म दोगे। मान लीजिए आपका ट्रांजिशन कैसा हो रहा है, ट्रांजिशन आपका यहाँ से हो रहा है n=1 से n=2 में, तो इसे आप लोग क्या बोलने वाले हो, फर्स्ट ओवरटोन। इसे आप लोग क्या बोलोगे, फर्स्ट ओवरटोन कोरस्पॉन्डिंग टू
फर्स्ट हॉट बैंड कोरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट हॉट बैंड। इसका नाम क्या हो जाएगा? फर्स्ट ओवरटोन कोरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट हॉट बैंड। अगर आपके पास ट्रांजिशन यहां से इस वाली स्टेट से यहां पर जा रहा है तो इसे आप लोग क्या बोलोगे? इसे आप लोग बोलोगे फर्स्ट ओवरटोन कोरस्पॉन्डिंग टू सेकंड हॉट बैंड। और क्वेश्चंस के अंदर इसी तरीके से क्वेश्चन आपको फ्रेम कर देगा कि आपका जो थर्ड ओवरटोन है कोरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट हॉट बैंड उसकी एनर्जी इतनी है। तो अगर आपको एक्सप्रेशन नहीं पता होगा, आपको एनर्जी लेवल्स नहीं पता होंगे तो एक्सप्रेशन नहीं लिख पाओगे, क्वेश्चन के अंदर आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो पता होना चाहिए कि कौन से बैंड आपके पास कौन कौन से होते हैं। इस डायग्राम को आप लोग यहाँ पर फिर से देख लीजिए, इसको अपने नोट्स के अंदर जरूर बनाकर रखिएगा और इसको बार बार याद रखना कि कौन से बैंड को आप लोग क्या बोलते हो, किस ट्रांजिशन के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास कौन सा यहाँ पर बैंड होता है। तो ये आपका था यहाँ पर आज बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन फॉर वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेशली फॉर एन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। अब आपका बच गया है पॉपुलेशन रेशियो, और मैंने आपसे कहा था कि जिस क्वांटम नंबर के ऊपर जाकर आपका मॉलिक्यूल डिसोशिएट होता है उसको भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको कैलकुलेट करेंगे और जितने भी आपके पास क्वेश्चन आए हुए वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के उसको मैं आपको करना सिखाऊंगा। तो क्वेश्चन को अप्रोच करना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर के और अपना एक एनएमएस का फॉर्मूला भी निकालेंगे, यानी कि किस क्वांटम नंबर के ऊपर जाकर आपका मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो जाता है, यानी कि डिसोशिएशन एनर्जी को आप लोग कैसे निकालते हो। तो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का जितना भी पोर्शन बचा हुआ है उसको मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर खत्म कर दूंगा। उसके बाद स्टार्ट करेंगे रो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। रोटेशन हो गया है, वाइब्रेशन हो गया है, इनको आप लोग रिवाइज कर लो, इनको मिक्स कर पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया, आपको यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिला, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी मैं यहाँ पर कोई नया वीडियो अपलोड करूँ। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप आरजे एकेडमी को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हो। आप हमें गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो या फिर पेटीएम कर सकते हो। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है 9053519385। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।